हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए बिहार दरोगा में पिछले साल 24/4/2022 में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक, और एग्ज़ाम डेट जो है 24/4/2022 है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के ज़रूर बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि समय अब बिल्कुल भी नहीं रहा है, बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊंगा, आज भर का समय है। तो चलिए उसे ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनिएगा जो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व और वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी दृष्टिगोचर होता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए और ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार दरोगा का पेपर दे रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक सभी लोग अपना अपना स्कोर जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। तो यह जो देश था यह देश बुल्गारिया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 में हुई थी और यह युद्ध 1918 तक चला था। देखिए, अगर हम बात करें तो युद्ध गठबंधन देश जो थे इसमें रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देश थे, और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और अन्य देश थे। ठीक है, युद्ध में बुल्गारिया जो है यह ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो बुल्गारिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न है हमारा कि टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और यह भागीरथी और वीलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। भागीरथी और वीलांगना। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और देखिए 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो उनको एक बार अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा कल से पहले। ठीक है, वैसे मैं प्रयास करूँगा कि इन सब का एक मास्टर वीडियो आज उपलब्ध करवा दूं ताकि आप लोग एक बार रिवीजन कर लें जिन लोगों ने नहीं देखा है अब तक। और देखिए, बिहार में 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कल ही मैंने कवर करवाया हुआ है। तो एक नज़र उनको भी देख लीजिए। चलिए देखिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम और अर्धचालकों से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये प्रमुख अर्धचालक हैं। और आपको पता है ना कि किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ताप बढ़ाने पर चालक की जो प्रतिरोधकता है उस पर क्या असर पड़ता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को इस तरह से लिखा जा रहा है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग स्वयं से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी दिया हुआ है और बी और यहाँ पर ई दिया है, दोनों को कंपेयर करिए। कितना? तो +3 हो रहा है ना। ठीक है, बी के बाद सी, डी और फिर ई आ रहा है, और आर के बाद यहाँ पर देखिए पी हो रहा है, यानी कि अब इसमें -2 किया गया है। ठीक है ना, -2 किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए ए के बाद यहाँ पर +3 किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से बढ़ रहा है, +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2 फिर +3 फिर यहाँ पर -2 आ जाएगा। एच से एफ के बीच में जो अंतर है। तो इसी प्रकार से सेम उसी सीरीज में यहाँ पर आप मास्टर को लिखिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए, मैथ का प्रश्न आ गया, आंसर मैं इसका बताते चलूँगा। ठीक है ना, मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्नों का मैं आंसर बताते चलूँगा। चलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी इसमें से सबसे छोटी संख्या है।
तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, यह सबसे छोटी संख्या है इन सभी में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। आपको पता है कि 1799 में टीपू सुल्तान जो था ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है मारा गया था। और देखिए, टीपू के मौत के बाद अंग्रेजों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो कृष्णराज तृतीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज भूपर्पट्टी पर पाया जाने वाला सबसे एक प्रकार का प्रसिद्ध खनिज है और इसका रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है SiO2 और ऑप्शन में देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया भी नहीं गया है। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको भली भांति पता है फ्रेंड्स, यह चौथी अनुसूची में है। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में है। ठीक है ना। पाँचवीं में क्या है, तो पाँचवीं भी ध्यान रखिएगा, इसमें आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन एवं 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान का जो है उल्लेख किया गया है 10वीं में। तो चौथी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद मैथ का प्रश्न आ गया, इसका आंसर बता देता हूं मैं। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड की कुल संख्या निकालना है तो आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कि जालियांवाला बाग जो घटना हुआ था ये किस वर्ष में घटित हुआ था। तो ये डेट सहित आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का दिन था और रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठे लोगों पर कानून के उल्लंघन के नाम पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था कब? तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। ठीक है, और 1971 से पूर्व यह पाकिस्तान का हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? चांदी इनमें से किसमें नहीं है? तो याद रखेंगे जर्मन सिल्वर में जो होता है चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जो तांबा, जस्ता और निकेल से बनकर के बना होता है। इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बाकी जो तीनों देख रहे हैं इसमें सिल्वर पाया जाता है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। मैंने बताया तांबा, जस्ता और निकेल का यह मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है। इसमें बिल्कुल बिहार दरोगा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है यह स्टार्च के पाचन से संबंधित एक प्रकार का जो एंजाइम होता है। ठीक है, और आपको याद है कि यह मनुष्य के लार में भी पाया जाता है। ठीक है, और एक अन्य प्रकार का भी एंजाइम टाइलिन भी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है और टाइलिन ये भी लार में ही पाया जाता है। टाइलिन, तो टाइलिन और एमाइलेज दोनों लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंसुलिन हार्मोन है अगला प्रश्न है और एक प्रकार का प्रोटीन भी है इंसुलिन। इस चीज़ को ध्यान रखिए, हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है। देखिए, मैथ का प्रश्न आ गया, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर यहाँ पर 80 रुपया हो जाएगा। 80 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। फिर से मैथ का ही प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। 3 यहाँ पर दिया गया और नीचे कूट से आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग मिलान करिए, आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा और बटा कर्ण, तो थीटा के एंगल जो सामने होगा यहाँ मैं बना भी देता हूँ। ठीक है, देखिए ये थीटा हो गया। क्लियर, तो ये लंब हो गया। ये क्या हो गया? लंब हो गया। और ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब कह रहा है ना कि कौन जो थीटा एंगल है उसके सामने वाली भुजा यानी कि लंब है। लंब बटा कर्ण क्या होगा? लंब बटा कर्ण यानी कि पी बाई क्या? पी बाई एच क्या होगा? तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा मिला लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ देखिए थीटा कोण के आसन भुजा और कर्ण, यानी कि आसन भुजा यानी कि आधार हो गया और कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा ये लंब हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, और कोण के आसन भुजा यानी कि आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बटा लंब बटा आधार ये आपका tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म जो है इसमें से विद्या है। विद्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में विद्या गेहूं की एक अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं कौन है, स्वामीनाथन जी हैं, और हाल ही में उनका निधन भी हुआ है, ध्यान रखेंगे। और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, चलिए, और अधिक और अच्छा उत्पादन देने वाले गेहूं की किस्म की बात करें तो जया 8 है, रत्ना है, रत्ना का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रत्ना भी गेहूं की किस्म है, तो ये विद्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया कहाँ पर स्थित है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है यह पेरम्बूर में है। पेरम्बूर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें से चंद्रशेखर जी जो हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं इन ऑप्शन में से जो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, और इसमें से चौधरी चरण सिंह हैं, बिल्कुल एच.डी. देवगौड़ा हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और देखिए यहाँ पर देवगौड़ा साहब जो थे ये कर्नाटक के थे, और यहाँ पर नरसिम्हा राव जो हैं, नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मोदी जी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर कि क्लोरोजाइनिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो देखिए क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण जो है यह कार्य करता है किस रूप में, तो यह कार्य करता है रोगाणुनाशक के रूप में। ठीक है, रोगाणुनाशक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। डेटॉल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। जो यहाँ पर देखिएगा पैरासीटामोल जो है ये ज्वरनाशक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, इससे भी याद रखिएगा पैरासीटामोल। बिहार दरोगा परीक्षा। चलिए, उसके बाद देखिएगा मैथ का प्रश्न आ गया फिर से, इसका आंसर मैं बताता हूँ 13:6, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर देखिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कौन है। तो ये आपको भली भांति पता है, ये लैक्टोबैसिलस है, और दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस पॉजिटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, और नाम लैक्टोबैसिलस है, याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, और इसी कारण दही का स्वाद हल्का फुल्का जो है खट्टा कड़वा टाइप का लगता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है। अनुवांशिकतः रूपांतरित इसमें से खाद्य पादप जो है यह गोल्डन राइस है। ठीक है ना, सुनहरा चावल जिसको बोला जाता है, सुनहरा धान यहाँ पर दिया गया गोल्डन राइस, यह एक प्रकार का जो है रूपांतरित खाद्य पादप है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप प्लांट है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है रासायनिक, याद रखिएगा। चलिए, देखिए समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सारिका किस प्रकार से समीर से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर पुत्रवधू हो जाएगा। देखिए परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। और जो ज्ञान बिंदु का 36 से लेकर के 40 तक का सेट बचा हुआ है, आज मैं पूरा बुक का मास्टर वीडियो दे दूंगा, और उसी में 36 से 40 का भी सेट आपको मिलेगा, रिविजन करिएगा। ठीक है, आप रिविजन करिए, कुछ पढ़िए मत नया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग जो है ये किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है, ग्रेफाइट और भारी जल का इस्तेमाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, मुंबई, मुंबई CST राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में स्थित है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि पूर्व मध्य रेल मंडल, ये तो हो गया आपका मध्य रेल मंडल, पूर्व रेल मंडल कोलकाता, पूर्व रेल मंडल, पूर्व रेल मंडल ये कहाँ पर है, तो कोलकाता। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिए। उत्तर रेलवे मंडल का नई दिल्ली है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है। ठीक है ना, बेरी बेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है या B की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, और मधुमेह जो है यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है,
मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से होकर के नहीं गुजरती। ये प्रश्न मैंने कई बार आपको ध्यानपूर्वक कराया हुआ है और बताया भी है कि आप याद रखिएगा, भूमध्य रेखा जो है यह 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है और 3 जल निकाय से होकर के गुजरती है। इक्वाडोर और ब्राज़ील, कोलंबिया याद रखिएगा, यहाँ से निश्चित रूप से गुजरती है। एशिया की बात करें तो यह मालदीव और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है, भारत से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ये भारत से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, और ऑप्शन में एक और चीज़ दिया जाता है जो कि आपको याद रखें, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, उसके बाद दिया जाएगा आपको सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, कांगो रिपब्लिक, ठीक है ना, युगांडा, ये सब आप ध्यान रखिएगा। गैबॉन से भी होकर के ये गुजरती है। चलिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, बड़ा ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो यह सतलज नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा भाखड़ा नांगल। और यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है, यह भी याद रखेंगे। और इससे लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, जोग जलप्रपात जो है, जोग को गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। और यह जो है कहाँ पर है, तो यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा शरावती नदी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद एना जलप्रपात भी, एना एक जलप्रपात है, ये भी जो है कहाँ पर है, एना, ये भी नर्मदा नदी पर ही है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया चंबल नदी पर है, चूलिया चंबल पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम पूछा गया है। तो जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा की रचना की है। मुनीस अल अरवा की रचना की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म पूछेगा तो ईरान में हुआ था और इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया था, मतलब वापस लिया था। तो वापस इन्होंने ले लिया था फरवरी 1922 में, जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, आपको भली भांति याद है। ठीक है, और स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नामदफा नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये कहाँ पर स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स, यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मणिपुर में लोकटक झील है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ यहीं पर है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। ठीक है, मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। चलिए, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो नक्काशीदार कांच के लिए HF का इस्तेमाल किया जाता है। HF को हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था। तो देखिए, लोकसभा में अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया था। और इसके द्वारा न केवल संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई, वरन संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना अनिवार्य भी बना दिया गया। अर्थात बात है यह कि अब राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। तो सोन नदी जो है, यह गंगा नदी की बात करें तो गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन नदी की बात करते हैं तो देखिए, रिहंद नदी सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की, रिहंद नदी सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर ही स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपका। राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो 4.04% हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पुगा घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो पुगा घाटी जो है ये लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में पुगा घाटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पैंगोंग झील कहाँ पर है,
पैंगोंग लेक जो है ये कहाँ पर है, आप ज़रा बताइए तो मुझे, इतना मैंने पढ़ाया हुआ है लगभग 1 महीने से, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कौन सा महाजनपद जो था 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जो 16 महाजनपद हैं, कितने 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है, ठीक है। और इन 16 महाजनपदों में मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। युद्ध में हाथी का प्रयोग सबसे पहले मगध में ही किया गया था। याद रखिएगा प्रारंभिक राजधानी इसकी गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। बंगाल में अमला किस चीज़ का अधिकारी होता था, तो बंगाल में अमला मुगल काल में जमींदार का अधिकारी होता था। राजस्व इकट्ठा करने के समय वह गांव का विजिट करता था, गांव का यानी कि भ्रमण करता था, दौरा करता था, और जो लगान होता था उसको वसूलता था। तो राइट आंसर यहाँ पर जमींदार हो जाएगा। मुर्राह नस्ल जो है किसकी है, मुर्राह नस्ल जो है यह भैंस की है, ठीक है, मुर्राह भैंस की है। याद रखिएगा नस्ल से भी प्रश्न थोड़ा बहुत बिहार दरोगा में पूछा जाता है। चलिए 1946 में भारतीय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो फ्रेंड्स ये 3 सदस्य थे। 1946 में क्रिप्स की असफलता के बाद 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। एस्टफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है। अकबर के काल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका पोलज था, पड़ौती था, बंजर था, जरिया नहीं था। जरिया जो था ना ये आपका नहीं था। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में भूमि के निम्न वर्ग थे पोलज, चाचर और बंजर, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें से अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जरिया नहीं था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा गया। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। आखिरी तीर्थंकर और 24वें वर्धमान महावीर थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्श्वनाथ थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए और इन्होंने ही जो है 4 महाव्रत का पालन करने की शिक्षा दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, ये 4 याद रखेंगे। चलिए उसके बाद वैसे 5 महाव्रत हैं, ठीक है ना, और 5वां महावीर ने जोड़ा है। चलिए सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स ये जो सीमा BRO जो है, ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना किया गया था और यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। उसके बाद देखा अलंकेश्वर स्थित है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है ये गुजरात में है, कहाँ पर, गुजरात में। और ये अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और यह गुजरात का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। यहाँ 4 दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर भी स्थित है। साथ ही साथ यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी अंकलेश्वर फेमस है। अवध राज्य का अंतिम शासक तो आपको याद होगा वाजिद अली शाह था, जिस पर 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को मुगल साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। चलिए तो ये वाजिद अली शाह राइट आंसर होगा। देखिए भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। कई दफ़ा इस तरह का प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, K/9 हो जाएगा। क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपका ½ mv² होता है, एक तो ये आप पता है पहले से, ठीक है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो 1/3 गुना घटा दे रहा है। तो 1/3 गुना जो है यह घटा दे रहा है, यानी कि V/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ½ mv/3 का स्क्वायर यही होगा ना। अब देखिए अब यहाँ पर ½ mv² बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अब चलिए अब मैंने बताया था आपको कि सब फार्मूला को बाहर निकालिए, तो बटा नीचे में कितना बचेगा, 1/9 बच जाएगा, यानी कि K/9 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र हैं, इनका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, बड़ा पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इनकी जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो है निर्माण हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो यह धातु जो है यह जिंक है। जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम याद रखिएगा, ऐसी धातु हैं जो पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर से अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। तो यहाँ पर जिंक है।
चलिए उसके बाद यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ। रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन डी दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पी बिंदु से 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, 10 किलोमीटर यहाँ उत्तर दिशा में दौड़ता है। 10 किलोमीटर मान लीजिए ये उत्तर दिशा में दौड़ रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर दौड़ता है, और पुनः फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है। तो पूछ रहा है कि क्यू पर पहुंच जाता है, ये क्यू पोजीशन है। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में होगा, तो वाहन जो होगा दूसरा मोड़ लेने के बाद दक्षिण दिशा में ही तो होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 3 बिंदु के मुख के विपरीत मुख पर रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, देख लीजिए। ये डायग्राम रहा, ये डायग्राम रहा। क्लियर हो रहा है ना? अब थोड़ा सा छोटा कर दूँ और छोटा, हाँ अब दिख रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 बिंदु के मुख के विपरीत पर कितनी बिंदु होंगी जब चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका डी हो जाएगा, 6 आंसर इसका आएगा। ठीक है, 6 आंसर इसका आएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन इसमें से हम करेंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी। केवल 1 तथा 3 सही है, पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको भली भांति पता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होगा। ठीक है, ये गलत दिया गया है, बाकी ये भी सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। नामेरी जो है वह असम में है। कहाँ पर है, तो असम राज्य में है नामेरी, याद रखिएगा। चलिए और असम में और भी है, काजीरंगा है, मानस है। ठीक है, उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क यहीं पर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो असम राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्द को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक क्रम यानी कि एक क्रम बने। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा रोग। ठीक है ना, रोग के उपचार के लिए आप कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। ठीक है, अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे तो आप भर्ती होंगे, भर्ती होंगे तो आपका उपचार होगा और फिर आपको मतलब रोग मुक्त हो जाएगा, निदान हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, 4 1 3 2 5। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील जो है उलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिला में स्थित है। चिल्का उड़ीसा में है, और चिल्का जो है उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो यहाँ पर उलर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना चाहिए, तो कम से कम 1/10 होना चाहिए। क्लियर, चलिए 55 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार के एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंद रिस करके निकलने लगेगी, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण है मूल दाब। क्या है इसका कारण, इसका कारण है मूल दाब। ठीक है, मूल दाब के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, मूल दाब राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सल्तनत काल के दौरान जो है दीवाने अर्ज एक विभाग था। दीवाने अर्ज किस प्रकार का विभाग था, दीवाने अर्ज जो था एक प्रकार का सैन्य विभाग था और इसका स्थापना बलवन ने किया था। किसने, बलवन ने किया था, ध्यान रखिएगा। बलवन राइट आंसर हो जाएगा, सैन्य विभाग था। उसके बाद देखिए पट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। पट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य जो है ये लक्षद्वीप में है। कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक का प्रकाशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, तो यह क्रिया जो है यह कहलाती है सहभोजिता। सहभोजिता जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को न लाभ और ना हानि हो, सहभोजिता। ये सहभोजिता बड़ा पूछा जाता है। देखिए प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो फ्रेंड्स ये जाने जाते थे निषाद के नाम से। ठीक है, निषाद राइट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देबसा पास दर्रा यानी कि देबसा दर्रा है स्थित है, देबसा पास, देबसा दर्रा। तो देबसा दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा,
बड़ा लच्छा दर्रा, ठीक है, यहीं पर है। किस पादप के, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी के कारक है, एलर्जी के कारक हैं, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह पार्थेनियम है। पार्थेनियम के परागकण मनुष्य में एलर्जी का कारण बनते हैं, ठीक है, और इसको गाजर घास के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम और फ्लोएम का भाग बड़ा पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी है। इसमें से अगर चालिनी नलिका की बात करते हैं तो यह जाइलम का भाग नहीं है। वाहिनिकाय, वाहिका, तंतु इसके भाग होते हैं, ठीक है, चालिनी ट्यूब फ्लोएम का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? हॉट स्थल ये पश्चिमी घाट, कई बार मैंने अपने जो क्वेश्चन कराया उसमें भी बताया था। और जैव विविधता का हॉट स्पॉट शब्द जो है यह दिया था नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूर्वी हिमालय भी आता है हॉट स्पॉट में। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्रेपोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो देखिए क्रेपोलैक्टम का उपयोग जो होता है ये नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। नायलॉन जो है एक प्रकार का बहुलक है और विनिर्माण क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, आपको भी पता है। उसके बाद देखिएगा कि स्वेथलिंग कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है। और टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है, नया शब्द आपको मिल गया, पिंग पोंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो टेबल टेनिस होगा ऑप्शन डी। देखिए हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य में हुआ था? तो हस्तिनापुर का उत्खनन जो है 1950 से 52 के मध्य में हुआ था और डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में किया गया था। हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है, ठीक है। चलिए और महाभारत में हस्तिनापुर का बखूबी जो है आपको पता है इस्तेमाल हुआ है। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। तो निकट में अवतल और दीर्घ में उत्तल, आपको याद रखना। यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया पूछता तो उत्तल, मायोपिया पूछा है तो अवतल। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 4 बार हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसमें से बात करें हड़प्पा स्थल से तो सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ है, सूती वस्त्र राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिला है, न कि हड़प्पा से। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग इसमें से अगर हम बात करें कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कॉमेट जो है यह पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। यह उत्तराखंड राज्य में है, नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी ये सभी पश्चिमी घाट के भाग हैं। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो 2016 को जो है 16 में आम बजट के साथ रेल बजट का जो है विलय की मंजूरी दी गई थी। और पहला जो है संयुक्त बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिला दिया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2016 में जो है इसकी मंजूरी दी गई थी और 2017 से ये दिया जाने लगा। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम था नगलपुरम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम नगला देवी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इनको कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक गैस सीईओ के साथ तो क्रिया करती है परंतु NHCO3 के साथ नहीं करती है, वो गैस कौन सी है? तो वह गैस जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO के साथ प्रतिक्रिया करती है, बस NaHCO3 के साथ नहीं करती है। लुप्त संख्या यहाँ से आपको बताना है, तो लुप्त संख्या कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 और +3 कर दीजिए, इनको 4 + 3 कर दीजिए और गुना कर दीजिए, 4 3 7 हो गया, गुना कर दीजिए, ठीक है। अब 8 में से 6 घटा दीजिए तो 2 हो गया, बचा कितना? आ गया कितना? 14 आ गया। फिर देखिए 6 और 3 को जो है गुना करिए, 6 3 का 18 और 9 में से 7 को मतलब 9 में से 2 घटा दीजिए तो बच गया कितना? 7। 18 7, 1 मिनट रुक जाइए, 6 3 का 18 और यहाँ पर 7 बच गया तो कितना हो जाएगा? नहीं गुना नहीं करना है, सॉरी जोड़ना था ना, 6 + 3 9 हो जाएगा और 9 7 यहाँ पर कर देंगे 63 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से होगा, 6 में से 3 घटा दीजिए और यहाँ पर आपको वजन कितना आया है? तो यहाँ 36 आया है, तो यहाँ पर हमको जोड़ना है तो निकाल लीजिएगा, ठीक है ना।
8 आ जाएगा। यहाँ 8 करते हैं तो 8 4 12, 12 3 36, क्लियर, 8 हो जाएगा। चलिए देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने का प्रक्रिया नियम किसके समान है? देखिए आर्टिकल 76 में भारत का 1 मिनट रुक जाइए, ये महालेखा परीक्षक है, ठीक है, महान्यायवादी नहीं है, मैंने महान्यायवादी बता दिया। आर वेंकट रमनी महान्यायवादी हैं और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। चलिए उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर एपी कल्चर, ठीक है, याद रखिए, सेरीकल्चर शब्द है रेशम से, एपी कल्चर जो है मधुमक्खी से, एपी कल्चर। पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मछली से, एपी कल्चर मैंने बता दिया वर्मी कल्चर केंचुआ से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से, याद रहेगा। और एक वीटी कल्चर है, वीटी कल्चर अंगूर से। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये खरपतवार का नाम है आइचोरनिया, ठीक है, आइचोरनिया, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह खरपतवार तालाब, झील और नदियों में जो है फैलता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। सार्क का पूछा गया है सदस्य नहीं, ये वाला सार्क, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग दक्षेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें से अगर हम बात करें तो 8 देश हैं इसके सदस्य। 1985 में ढाका में स्थापना हुआ था इसका, ठीक है फ्रेंड्स। और भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसमें मालदीव जो है, 1 मिनट रुके, ईरान नहीं है, ठीक है, ईरान नहीं है, सॉरी बार बार लग जा रहा है, ईरान नहीं है, बाकी ये सब कंट्री हैं, ठीक है। चलिए ईरान एससीओ का मेंबर बन गया है। चलिए उसके बाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए थे? चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किया गया था। देखिए चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किया गया था। अभिवादन के लिए एक प्रकार का यह तरीका था, चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस। यह शाहजहाँ के काल में लागू किया गया था, ठीक है, शाहजहाँ के काल में। और शाहजहाँ के काल में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बखूबी याद है, पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। उसके बाद चलिए इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7/12, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अनुचुंबकत्व पदार्थ है। अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर छीन बल के द्वारा आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन होता है। वे पदार्थ जो कम से कम ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं और जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन्हीं को अनुचुंबकीय कहा जाता है, ठीक है। चलिए किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो फ्रेंड्स यह संकीसा स्तंभ है, मौर्यकालीन स्तंभ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। और इस स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी की मूर्ति निर्मित है। चलिए उसके बाद देखिएगा लौरिया नंदनगढ़, ये पश्चिम चंपारण जिला में है, ठीक है, रामपुरवा भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश में। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक सहायक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है साइलेंट स्प्रिंग को रसल कार्सन ने, रसल कार्सन, याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 91 का आंसर मैं बता देता हूँ आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि 3 राइट आंसर हो जाएगा। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया जो है ये झारखंड में है और यह बराकर नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? तो यह कौन था? तो यह 1813 का चार्टर एक्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जो है किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा जो है यह अवरह के खनन के लिए फेमस है। कोडरमा झारखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपका अवरख हो जाएगा। मिलान करना है, एक तरफ जो है यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल दिया गया है और संबंधित उधर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए 101वां जो है ये वस्तु और सेवा कर संशोधन नहीं है, ये संशोधन, 1 मिनट, अनुच्छेद नहीं, ये संशोधन है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है ना। 102 आपका हो जाएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो EWS के 10% आरक्षण वाला। 103वां जो हो जाएगा ये आपका राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग से संवैधानिक दर्जा और 104वां लोकसभा में आंग्ल भारतीय आरक्षित प्रावधान समाप्त किया गया था। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए 2 सीट था, उसको समाप्त किया गया था। चलिए मिला लीजिएगा इसको। कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसमें से अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका परिणाम समान रहता है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। तो धारा का मान, धारा का जो परिमाण है इस समय के साथ चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए 98 का राइट आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का देखिए, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक जो है ये जी.डी. तेंदुलकर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो और मुख्यतः महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से, महात्मा गांधी की 8 खंड में लिखी जीवनी के नाम से जाना जाता है जी.डी. तेंदुलकर। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा और अपना स्कोर बताइए। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।